नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। आज हम बात करेंगे लॉक से अनलॉक। होम मिनिस्ट्री ने लॉकडाउन 5.0 के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। लॉकडाउन 5.0 को गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक यानी कि 1.0 का नाम दिया है। नई गाइडलाइंस के अनुसार देश भर के कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया गया। गाइडलाइंस के मुताबिक लॉकडाउन 3 फेज में खुलेगा। सरकार ने पहले फेज में 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, सैलून, रेस्टोरेंट खोलने की परमिशन दे दी है। फेज 2 में कोचिंग सेंटर, कॉलेज और साथ ही जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो खोले जाएंगे। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने कुछ गाइडलाइंस जारी की है। वहीं तीसरे फेज की अगर बात की जाए तो उसमें सिनेमा हॉल, मॉल और जिम खोलने की बात भी सामने आ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। देश में अब तक लॉकडाउन था, लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ अनलॉक होने वाला है। लेकिन सवाल है कि क्या इस लॉकडाउन की सीरीज में तेजी से बढ़ता कोरोना वायरस अब तक लॉकडाउन हुआ? सवाल इसलिए क्योंकि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो वाकई में डराने वाले हैं। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 5.0 के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी। लॉकडाउन 5.0 को गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक 1.0 का नाम दिया गया। नई गाइडलाइंस के अनुसार देश भर के कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया गया। गाइडलाइंस के मुताबिक लॉकडाउन 3 फेज में खुलेगा। सरकार ने पहले फेज में 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, सैलून, रेस्टोरेंट को खोलने की परमिशन दे दी है। इसी के साथ ही फेज 2 में कोचिंग सेंटर, स्कूल और कॉलेज खुलेंगे। इसके लिए गृह मंत्रालय ने कुछ गाइडलाइंस भी जारी की। किसी भी शिक्षण संस्थान को खोलने के लिए राज्य सरकार को संस्थान से जुड़े लोगों और वहां पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स से बातचीत करनी होगी। माता पिता और स्कूल, कॉलेज और एजुकेशन सेंटर या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट से बात करने के बाद राज्य सरकार द्वारा एक डेटा तैयार किया जाएगा। इसको तैयार करने के बाद केंद्र सरकार को भेज दिया जाएगा और इन संस्थानों को खोलने पर फिर विचार होगा। ऐसा माना जा रहा है कि स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन सेंटर और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को खोलने का फैसला जुलाई में लिया जा सकता है। इसमें चेहरे पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग में बैठना, एक दूसरे से हाथ न मिलाना जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं। माना तो ये भी जा रहा है कि स्कूल को एक बेंच छोड़कर बच्चों को बैठने की परमिशन दी जाएगी। वहीं बात अनलॉक 1.0 के फेज 3 की करें तो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, सरकार तीसरे फेज पर इस पर विचार कर सकती है या फिर फैसला भी लिया जा सकता है। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून 2020 तक लागू रहेगा। जिलाधिकारी कंटेनमेंट जोन को तय करेंगे कि वहां सिर्फ बेहद जरूरी गतिविधियों की परमिशन दी जाएगी। मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेज और जरूरी सामान और सेवाओं की सप्लाई को छोड़कर कंटेनमेंट जोन में लोगों की आवाजाही पर सख्ती से रोक रहेगी। कंटेनमेंट जोन में गहराई से कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग होगी, घर घर जाकर निगरानी की जाएगी और अन्य जरूरी कदम भी उठाए जाएंगे। राज्य सरकारें कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन की पहचान भी कर पाएगी। ये ऐसे इलाके होंगे जहां नए मामले के आने का खतरा ज्यादा है। बफर जोन के अंदर भी प्रतिबंधों को जारी रखा जा सकता है। अपने क्षेत्रों में हालात का जायजा लेने के बाद राज्य सरकारें कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों को बैन कर सकती हैं।
या जरूरी लगने वाले प्रतिबंधों को लागू किया जा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर छूट के साथ साथ ये महामारी भी इसी तरह से बढ़ती रही तो आने वाले टाइम में ये तस्वीरें और ज्यादा भयावह हो सकती हैं। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, जो टाइटल हमने दिया है कि लॉक से अनलॉक, यानी कि अब तक सब कुछ लॉकडाउन था, लेकिन अब जो बात सामने आ रही है 5.0 शुरुआत जिसकी हो चुकी है, वो लॉकडाउन तो है लेकिन उसको अनलॉक का नाम दिया गया है, क्योंकि जो अब छूट मिलेगी लोगों को। लेकिन सवाल यह है कि यह खतरा कितनी तेजी से बढ़ रहा है आने वाले वक्त में। अगर मॉल, सिनेमा हॉल, जिम की अगर बात की जा रही है, तमाम स्कूल खुल जाते हैं, कॉलेज खुल जाते हैं, तो क्या इस खतरे को कम किया जा सकता है या फिर इस वायरस के साथ हमें जिंदगी जीनी होगी? अब इस पूरे मामले को लेकर इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। आरजेडी नेता मनोज झा ने लॉकडाउन 5.0 पर कहा कि पहले ऑर्डर के मुताबिक इस लॉकडाउन में विशेष ख्याल रखा गया है। मनोज झा ने और क्या कुछ कहा वो भी सुन लेते हैं। देखिए, बहुत बारीकी से देखा, पहले ऑर्डर के मुकाबले मैं इस बात को जरूर कहूंगा कि कुछ स्पष्टता के साथ ये ऑर्डर आया। इस तरह के ऑर्डर की जरूरत होती है। फेज वाइज नॉन कंटेनमेंट जोन में फेज वाइज एक्टिविटीज को, जैसे शॉपिंग मॉल, स्कूल कॉलेज के लिए अलग फैसला, मेट्रो के लिए अभी कोई फैसला नहीं। और जो सबसे महत्वपूर्ण मैं इस एडवाइजरी में मानता हूं, जिसकी हम वकालत प्रथम सेकेंड लॉकडाउन से कर रहे थे, राज्यों की अहम भूमिका है। राज्यों को ये स्वायत्ता दी गई है कि वो अपने स्थानीय कारकों के, वायरस के वहाँ के चरित्र के अनुरूप, स्प्रेड के नेचर के अनुरूप किस एक्टिविटी को अलाउ करेंगे, नहीं करेंगे, ये महत्वपूर्ण है। इंटरस्टेट बॉर्डर पे जिस तरह की हमने छवियां देखी थी, मैं समझता हूँ उसको लिफ्ट किया गया। ये सब इस बात का संकेत है कि हम समग्रता से जीविका और जीवन के बीच में एक कोशिश कर रहे हैं रास्ता निकालने की। और मुझे उम्मीद है कि इसमें हर कोई अपने तय सहयोग करे। लेकिन ये जान लीजिए कि ये एक यूनिवर्सल गाइडलाइन है। इसका लोकल क्या चरित्र होगा ये राज्य तय करेंगे। अब जैसे एक बार जब आपको लगा कि लॉकडाउन कितने दिन तक, और क्या जीवन और जीविका के बीच में कोई रास्ता ना निकालने की कोशिश हो, बहुत मुश्किल है। मैं समझता हूँ सरकार भी इन मुश्किलों को देख रही है। कई जगह मैं यहीं आसपास की दुकानों में बात करता हूँ, कर्मचारी नहीं है, 7 बजे तक का था तो 5 बजे लोग जाना शुरू कर देते थे। इस तरह की बहुत सारी एनोमलीज आई हैं। और मैं समझता हूँ कि जो स्वायत्ता, जो आज़ादी, जो प्रेरोगेटिव राज्यों को दिया गया है, उसके हिसाब से लोग निर्णय लेंगे, राज्य निर्णय लेंगे। और हम चूंकि इस वायरस का टाइमलाइन हमें नहीं पता है, इसकी मृत्यु का, तो हमें जिंदगी को भी बहाल करना है और जीवन को भी महफूज रखना है। संभवतः जुलाई के महीने में इनको शिफ्ट किया गया है। और मैं समझता हूं कि इसी आधार पर विश्वविद्यालयों और की परीक्षाएं भी तय होंगी। इसी आधार पर तय होगा कि डिफरेंट बोर्ड्स आगे के क्या निर्णय लेते हैं। जाहिर तौर पर कोचिंग इंस्टीट्यूट और जो कई नेशनल लेवल टेस्ट होते हैं, उन सबको इसी आधार पर कि और इसमें राज्यों को आपस में भी समन्वय करना होगा, क्योंकि कई राज्यों की परीक्षाएं दूसरे राज्य के लोग भी देते हैं। तो मैं समझता हूं वो समन्वय और संवाद लगातार चलते रहना होगा। देखिए, मेरा मानना है सिनेमा, जिम और पार्क से ज़्यादा बेहतर तो विद्यालय है। उससे ज़्यादा कोई मैं उनकी महत्ता दरकिनार नहीं करता, लेकिन विश्वविद्यालय के छात्रों में अनिश्चितता का माहौल है। एक बार राज्य और केंद्र फिर इस पर संवाद करें। और क्योंकि इसको लॉकडाउन 5 नहीं कहा जा रहा है, कई लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं अनलॉक 1, तो उस दृष्टिकोण से भी, और मैं इसमें कोई गलत नहीं मानता कि जो मैं बार बार मैंने कहा, आजीविका और जिंदगी दोनों के बीच में रास्ता। तो ये मनोज झा को आप सुन रहे थे। जो डिसीजन लिया गया है मोदी सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से, उसको उन्होंने सही ठहराया। उन्होंने कहा कि प्रायोरिटी के हिसाब से ही ये अलग अलग फेजों में रखा गया है। लेकिन वहीं कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद ने भी लॉकडाउन से लेकर अनलॉक को लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुन लेते हैं। लॉकडाउन से कोई फायदा नहीं हुआ कोविड-19 के केसेस में, और जब 500 केसेस था तो उस समय सरकार ने लॉकडाउन का निर्णय लिया था। आज जब 1,80,000 पर पहुंच गया केसेस, तो लॉकडाउन खोल दिया गया कंटेनमेंट जोन को छोड़ के। तो इसमें हम लोगों को कुछ नहीं कहना है। ठीक है, सरकार को एहतियात बरतना चाहिए, लोगों को भी एहतियात बरतना चाहिए।
कि बाकी सब एक्टिविटी हो। ये भी हम लोग भी कोई ये नहीं है कि सारा एक्टिविटी बंद करके, और देश की जो स्थिति और चरमरा रही थी, अर्थव्यवस्था का हालत पहले से बदतर था, तो खुले, लेकिन साथ साथ जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उस पर विशेष रूप से सरकार का ख्याल होना चाहिए। पहले ही अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि जो कांग्रेस पार्टी कहा करती थी, राहुल जी ने जो कहा था एक सप्ताह पहले कि लॉकडाउन पूरी तरह से फेल कर गया और लॉकडाउन से भारत के लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ, तो ये तो सरकार की अब स्वीकारोक्ति है। जो राहुल जी कह रहे थे वही सरकार का भी निर्णय दर्शाता है कि लॉकडाउन फेल कर गया। और नहीं तो अभी तो कोई ऐसी स्थिति नहीं थी जहां केसेज दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, मतलब हर दिन 8,000 के लगभग अब केसों में इजाफा हो रहा है पूरे देश में। उसमें खोलने का निर्णय और 500 जब केसेज था तो उस समय बंद करने का निर्णय, ये तो अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन है। लेकिन सर, कॉलेज हो, स्कूल हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, कोचिंग की बात हो रही है, लेकिन राज्य से था प्रधानमंत्री जी का, भारत सरकार का निर्णय था। तो जब भारत सरकार ने निर्णय ले लिया तो ये तो अब औपचारिकता मात्र है। जहाँ ज़्यादा केसेज है वहाँ फिर भी मैं कहता हूँ कि वहाँ एहतियात बरतना चाहिए खोलने में। कोई साफ एग्जिट पॉलिसी तो था नहीं भारत सरकार के पास। अब आनन फानन में बंद का भी निर्णय था, आनन फानन में खोलने का भी निर्णय है। ये दर्शाता है कि सरकार की तैयारी नहीं थी, न पहले थी न आज है। 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कोई मूवमेंट की इजाजत? 9 बजे के बाद तो ऐसे भी जो लोग, बहुत कम ही लोग घर से निकलते हैं। 9 बजे तक तो लोग घरों में पहुंच जाते हैं। तो सुविधा के अनुसार खाली केवल कहने के लिए है कि रात को सारी एक्टिविटी तो 9 बजे के पहले ही है। शहर में, गांव में तो लोग 8 बजे सब बंद हो जाते हैं अपने अपने घरों में। शहर में 9 बजे तक लोग चलता है, मार्केट वार्केट। ये सब निर्णय जो है ये खोलने वाला है। ये अब केवल लोगों के आंख में धूल झोंकने जैसा है। 8 बजे तक दुकान ऐसे भी बंद हो जाती थी, चाहे खान मार्केट हो या मॉल्स हो, तो सारी एक्टिविटी बंद हो जाती थी। और दूसरी तरफ जो तो ये तमाम प्रतिक्रिया आपने सुनी, यानी कि कुल मिलाकर समझ में आता है कि राजनीति इस पर शुरू हो चुकी है। भले ही सरकार ने जो डिसीजन लिया हो, इसमें एक्सपर्ट की सलाह ली, आम इंसान की सलाह ली या ना ली हो, ये एक अलग मैटर है, लेकिन इस पर राजनीति अब जमकर हो रही है। हमने अखिलेश प्रसाद को भी सुना और जिस तरह से मनोज झा ने इसको सही बताया, तो कांग्रेस का सीधा सीधा कहना है कि जल्दबाजी में, आनन फानन में डिसीजन लिए गए हैं। यानी कि जब लॉकडाउन किया गया उस वक्त भी जल्दबाजी दिखाई और यह भी अब बिना सोचे समझे इसको लॉक से अनलॉक कर दिया गया। अब इस पर राजनीति हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि इस वायरस के साथ हमें जिंदगी जीनी है, कामकाज को आगे बढ़ाना होगा, लेकिन अगर लापरवाही बरतेंगे तो इस महामारी से निजात मिल पाएगी, यह कहना अभी बहुत मुश्किल है। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजनीतिक संपादक चंद्रशेखर त्रिशूल, इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। चंद्रशेखर जी, अब तक लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था, कहने मात्र को बंद था, लेकिन सड़कों पर लोगों की भीड़ थी, तमाम लापरवाही की तस्वीरें हमने देखी। अब लॉक से अनलॉक हो गया, क्या आपको लगता है? क्या जिस अभी डिसीजन लिए गए, इससे पहले कांग्रेस कह रही है सब कुछ फेलियर था, जिस वजह से अब आनंद फानन ने डिसीजन लेना पड़ा? देखिए सचिन, ये जो सारी बातें थी, जो लॉकडाउन था, तमाम चीज़ें थी, नियम थे, पाबंदियां थी, ये आम आदमी के लिए थी। वो पहले भी थी, जब लॉकडाउन देश में नहीं था तब भी आम आदमी के लिए उतने ही कानून थे। कार वाले को सीट बेल्ट चलाने पर नहीं लगाने पर नहीं रोका जाता, लेकिन मोटरसाइकिल पे कोई आदमी अपनी पत्नी को लेके सब्जी लेने जा रहा है तो उसको जरूर रोक के पूछा जाता हेलमेट, और नहीं हेलमेट है तो चालान बनाया जाता। ये आज की कहानी नहीं है। लॉकडाउन तो एक शब्द हो गया देश में, लेकिन आम आदमी जिस तरह लगातार परेशान होता रहता है, राजनेताओं के लिए कोई नियम नहीं है, समर्थ लोगों के लिए कोई नियम नहीं है। हालांकि अब बाजार बनते तो समर्थ लोग भी क्या करते खाली बाजारों में जाके, लेकिन लॉकडाउन में जिस तरह से नियमों का उल्लंघन हुआ, और उसके बाद आप देखिए पिछले 24 घंटे में 8,000 केस देश में हैं। सोचने वाली बात है। सारी चीजें खोल रहे हैं, खोलिए, अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाना है, लेकिन एक जो कहीं ये कहा जाता था कि बहुत एक ऐसा कोई रोड मैप होगा, ऐसा कोई एक्शन प्लान होगा, वो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आया। उपलब्धियों के नाम पे 50 अपने गुणगान किए जा सकते हैं, तमाम लोग ये कह सकते हैं, सरकारें, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार तमाम कह सकती है हमने ये किया, लेकिन जिस तरह की परेशानी इतने दिनों में आई, ये गौरतलब बात है कि कैसे इनसे आगे निपटा जाएगा और अनलॉक के नाम पे क्या होगा, अब ये भी देखना होगा।
लेकिन जिस तरह से अलग अलग फेजेस में ये रखा गया है कि जो पहली चीज है जिसको पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए उस हिसाब से ये खोलने की बात सामने आ रही है। आपको क्या लगता है, क्योंकि स्कूल खुलेंगे और जिस तरह से जो बातें सामने आ रही है, क्योंकि इससे पहले भी हमने गाइडलाइंस देखी हैं जो गृह मंत्रालय की तरफ से, सरकार की तरफ से जारी की गई है, कहीं भी वो फॉलो होती भी नजर नहीं आ रही है। अगर 100% वो फॉलो हो रही है तब तो बहुत अच्छा डिसीजन है, अगर इसमें भी इस तरीके की लापरवाही सामने आएगी तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग मखौल बन के रह गई, एक मजाक का विषय बन के रह गई। आपने देखा किस तरह लोग लाइनों में लगे। अब उसी सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, तमाम कानूनों की, नियमों की, पाबंदियों की बात की जा रही है, लेकिन ये होगा कैसे? जिस तरह केस लगातार बढ़ रहे हैं देश में, तमाम चीजें, कोई जांच की जो गति थी वो बहुत धीरे धीरे करके बढ़ रही है, तेजी से बढ़नी चाहिए थी। सरकार एक डीजीसीए का जो कहीं रेलवे मिनिस्ट्री का, कहीं हेल्थ मिनिस्ट्री का आपस में कोऑर्डिनेशन था, वो कहीं दूर दूर तक नहीं दिखता। तो सरकारों को अब ये चाहिए, केंद्र सरकार को, कि राज्य सरकारों से समन्वय करके एक ऐसा एक्शन प्लान बनाया जाए कि कोरोना से लड़ाई अगर लंबी चलने वाली है तो उस लड़ाई को अच्छे से कैसे लड़ा जाए। अब श्रमिक अगर मान लीजिए रोजगार नहीं करेगा, वो घर तो पहुंच गया अपने, बहुत अच्छी बात है। सरकारों की क्या भूमिका रही है सबको पता है, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो घर पहुंचने के बाद उसकी रोजी रोटी का प्रबंध कैसे हो, उसके पास कैसे राशन पहुंचे, कैसे उस तक अन्न पहुंचे, पानी पहुंचे, अगर इसके लिए सरकार खुद अपने आप में पाबंद नहीं हुई तो फिर गैर जिम्मेदारी का रवैया सामने आएगा। बिल्कुल। चंद्रशेखर त्रिशूल जी, आपको लग रहा है कि जिस तरह से डिसीजन लिया गया है 5.0 का हम जिक्र कर रहे हैं बार बार, या फिर ये कहें कि अनलॉक ये पार्ट 1 है, इसमें मजदूरों का लेकर कोई स्पेशल कोई ऐलान भी नहीं हुआ, कोई शब्द तक नहीं निकला, हमने जिस तरीके से हमने देखा है जो गाइडलाइन जारी हुई है, लेकिन तमाम बातों को लेकर कि सिनेमा हॉल जो है वो खुलेंगे, मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स वो खुलेंगे, आप मॉल में जा सकते हैं, स्कूल खुल रहे हैं, बच्चे वहां पर जाएंगे, चलिए स्कूल समझ में आता है, लेकिन जो सिनेमा हॉल हैं या पब हैं, क्लब हैं, इनको लेकर सरकार का फोकस इतना ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि एक रेवेन्यू की तरफ सरकार का ध्यान ज्यादा है? देखिए सचिन, बहुत स्पष्ट बात एक है कि जो योजनाएं लगातार निर्विवाद रूप से जारी थी, चल रही थी लगातार, धीरे धीरे करके, तेज करके, रूरल सेक्टर में, अर्बन सेक्टर में, आज उनके सामाजिक आर्थिक पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता बहुत गहरे से है। ये आपदा इतने वर्षों में, कहीं नई शताब्दी में पहली बार आई है। तो अब इस आपदा के बाद जिस तरह ये महासंकट फैला है पूरे विश्व में, भारत बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है। तो पुनर्मूल्यांकन अगर नहीं हुआ उन सारी योजनाओं का, तो जो राहत मिलने वाली है उस राहत का जमीनी असर बहुत कम देखने को मिलेगा। और अगर ये असर कम हुआ तो कहीं ना कहीं अराजकता बढ़ेगी, और अराजकता से फिर तमाम राजनीतिक दल, तमाम चीजों को, लोगों को मौका मिल जाएगा कि कैसे उसमें कहाँ अपना राजनीतिक फायदा उठाएं। तो ये देश के लिए बुरी स्थिति होगी। बिल्कुल, राजनीति इस पर शुरू हो चुकी है। हमने तमाम जो प्रतिक्रिया आने का सिलसिला था वो जारी हो चुका है। कोई इसको अच्छा बेहतर कदम बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि आनन फानन में ये डिसीजन लिए गए हैं। वो जब लॉकडाउन हुआ तभी भी किसी से कोई सलाह मशवरा नहीं हुआ, अचानक से लॉकडाउन कर दिया जाता है, और उसके बाद अब अनलॉक की बात सामने आ रही, तो उसमें भी कोई जनता से डिसीजन नहीं लिया गया था। देखिए, जनता से डिसीजन लेना नहीं लेना, ये तमाम बातें, जनता से कोई जनता का प्रस्ताव लिया जाए नहीं लिया जाए, लेकिन सरकार जो करे उसका फायदा जमीन तक पहुंचे, हर एक तबके को पहुंचे, वंचित, शोषित, पिछड़ों को पहुंचे। जी, दरअसल मेरा सवाल ये इसीलिए था क्योंकि हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा जो है आम इंसान पिसता हुआ नजर आ रहा है। आप तुरंत डिसीजन ले लेते हैं रातों रात, और सुबह तक वो बिल्कुल जारी हो जाता है सड़कों पर, उसको लोगों को आप कहते हैं कि आप फॉलो कीजिए। आप थोड़ा उनके बारे में भी तो पूछिए कि किस तरह की परिस्थितियों का सामना उनको करना पड़ रहा है। अब लोग अपने घरों तक नहीं पहुंचे हैं, आधे रास्ते में अटके हुए हैं, किसी के घर में राशन तक नहीं है, आप तुरंत इस तरीके के बड़े बड़े डिसीजन ले रहे हैं, उनके बारे में भी तो ख्याल करना चाहिए। थोड़ा आम जनता से भी सुझाव लिया जाए, एक्सपर्ट की भी सलाह, विपक्ष को भी मौका दिया जाए कि वो भी अपने प्रस्ताव रखे, तो मुझे लगता है शायद स्थितियां बेहतर हो सकती हैं। देखिए, एक स्वस्थ परंपरा विपक्ष को साथ लेके चलने की होती थी, वो कहीं पिछले दिनों से, पिछले कई वर्षों से नहीं देखने को मिल रही है। विपक्ष को आमंत्रित करना चाहिए था। ये महामारी है, विश्व संकट है, भारत में भी संकट है, क्या प्रबंध किए जा सकते हैं, क्या ऐसी योजनाएं, आपने 70 साल सरकार चलाई है, क्या आपके पास कोई ऐसी एक्शन पॉलिसी, क्या सुझाव है? सरकार को उन्हें आमंत्रित करना चाहिए था। एक हेल्दी एनवायरनमेंट होता पॉलिटिक्स का। ठीक है, चंद्रशेखर जी, आपके पास मैं आऊंगा। कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन धनंजय सिंह ठाकुर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं। धनंजय जी, स्वागत है आपका सर एएनबी न्यूज में। नमस्कार सर। जिस तरीके से अब तक हम देख रहे थे सब कुछ लॉकडाउन था, अब यही बात सामने आ रही थी कि इस लॉकडाउन की सीरीज आगे बढ़ेगी। हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और अब फिफ्थ की बात सामने आ रही, लेकिन फिफ्थ में अब नया रूप, नया आकार अब देखने को मिल रहा है। सब कुछ लॉक था लेकिन अब सब कुछ अनलॉक है। क्या आपको लग रहा है?
देखिए, जिस प्रकार से अनलॉक 1 की स्टार्ट हुई है अभी, आप ये मान के चलिए कि केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार कोरोना महामारी को नियंत्रित करने में असफल सिद्ध हुई है। अच्छा। लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 और लॉकडाउन 4 से किसी प्रकार का कोरोना महामारी को नियंत्रित करने में कोई लाभ नहीं मिल पाया है। ठीक है। लॉकडाउन 4 में आज यहाँ देश में 1,85,000 से अधिक कोरोना महामारी से संक्रमित पाए गए हैं। जी। उस दौरान अनलॉक करना कहीं न कहीं देश के 1,33 करोड़ जनता के साथ कुठाराघात करना है, विश्वासघात करना है, क्योंकि जनता ने विश्वास नहीं। लेकिन धनंजय सिंह ठाकुर जी, कांग्रेस तो यह सवाल भी उठाती है कि लंबे समय तक अगर लॉकडाउन रहा तो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी। देखिए किस तरीके के हालात हो रहे हैं, फिर कांग्रेस सवाल भी उठाती है। निश्चित तौर पर कांग्रेस सवाल उठा रही, देश के आम व्यक्ति का, देश के मजदूर का, देश के किसान का, देश के हर उस व्यक्ति का आवाज उठा रही है जो कोरोना महामारी संक्रमित काल में बेवजह उनके शिकार बने हैं। आप देखेंगे, अगर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के बातों पर अगर भरोसा करके केंद्र की सरकार ये पहले ही कर लेती, पहले ही विदेश से आने वाले जो लोग उनको नहीं। धनंजय सिंह जी, जिस तरह से आप इसका विरोध कर रहे हैं, नहीं आप इसका विरोध कर रहे हैं, चलिए आपका ये राइट है क्योंकि आप विपक्ष में हैं, लेकिन सवाल ये है कि जितना आप विरोध कर रहे हैं उतना सहयोग की भी जरूरत थी। लगातार मोदी सरकार की तरफ से या फिर बीजेपी की तरफ से बार बार यही सवाल उठाए जाते हैं कि कांग्रेस तो इसमें भी राजनीति ढूंढ रही है। देखिए, क्या कांग्रेस पार्टी ने मजदूरों के खर्चे वहन नहीं किए? क्या कांग्रेस पार्टी ने मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए वाहनों की व्यवस्था नहीं की? क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस नेता मजदूरों को भोजन नहीं दिए? कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, मजदूर, राज्य सरकार जो भी है, अपने स्तर पर अपने हदों को लांघ के अपने सीमा से ज्यादा इस कोरोना महामारी संकट काल में आम जनता की सेवा की है और कर भी रहे हैं। केंद्र की सरकार पर अगर भरोसा से ठीक है। धनंजय सिंह ठाकुर जी, आपको लगता है, ठीक है, आप लाइन पे बने रहिए सर। मेरे साथ राजनीतिक संपादक चंद्रशेखर त्रिशूल हैं एनबी न्यूज से, वो आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। चंद्रशेखर जी। धनंजय जी, जो जिम्मेदारी आपकी है, जो सत्ता पक्ष की है, विपक्ष की है, आप कई जगह राज्यों में भी सत्ता पक्ष में हैं, एक जो लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है, कहीं कोई एक्शन प्लान ऐसा देखने को नहीं मिला जिसको ये कहा जाए कि भारतीय राजनीति में ऐसा एक सर्वश्रेष्ठ अभिनव उदाहरण प्रस्तुत हुआ कोरोना काल में, जिसने एक नई गाथा लिख दी, अनूठी गाथा लिख दी लोगों के कल्याण, जन कल्याण की। ऐसा जन कल्याण का कोई बड़ा काम देखने को नहीं मिला। आरोप प्रत्यारोप तमाम दुनिया भर के लगाए जा सकते हैं, लगते रहे, आगे भी लगते रहेंगे, लोगों की जान जाती रहेगी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और ये सवाल है कि जन कल्याण का कोई बड़ा काम लोगों के सामने नहीं आया, सिर्फ आक्षेप, आरोप प्रत्यारोप और बयान आए, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, क्या जो मजदूर उत्तर प्रदेश में फंसे हुए हैं, क्या उन मजदूर या उत्तर प्रदेश के मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, उनके लिए क्या बस की व्यवस्था करना क्या है जन कल्याण के काम नहीं है? क्या छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने जो मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं उनके लिए जो दाना, खाने पीने की व्यवस्था की, उनके रहने की व्यवस्था की, दूसरे राज्य के मजदूर जो छत्तीसगढ़ में फंसे हुए उनके लिए रहने खाने का प्रबंध किया, क्या जन कल्याण के कार्य नहीं है? केंद्र सरकार की हर नीतियों के साथ कांग्रेस के संगठन और राज्य की सरकारें निरंतर अक्षरशः खड़े रही, क्या जन कल्याण में सहयोग की बात नहीं है? पूरी तरीके से लेकिन जिस तरह आम आदमी परेशान हुआ, लेकिन जिस तरह आम आदमी को राहत पहुंचनी थी, वो राहत उतनी नहीं पहुंच पाई जिसका जितना बड़ा दावा किया गया था, उतना वो दावा सही नहीं निकला जमीनी स्तर पे, और लोग परेशान हुए। तो क्या ये लगता है कि लोकतांत्रिक जो जिम्मेदारी थी वो सही तरीके से पूरी हो पाती तो ऐसा नहीं होता? निश्चित तौर पर लगातार कांग्रेस पार्टी ने लोकतांत्रिक मर्यादाओं के भीतर लोकतांत्रिक जनता ने जो अधिकार है उसके आधार पर ही जो राज्य के जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, जो व्यापारी हैं, जो उद्योगपति, उनकी बातों को केंद्र सरकार के पास रखा, अपने सुझाव भी दिए और केंद्र सरकार के जो नीतियां थे उसमें भी अमल करने का काम किया है। अब आपको लगता है ये अनलॉक 1 है, लगातार जिस तरह कोरोना मामले बढ़ रहे हैं, लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की जो हास्यास्पद बातें की जा रही हैं, लोग नहीं मान रहे हैं, हर जगह सरकार भी नहीं खड़ी होगी, लेकिन लोगों को इतने डर के बावजूद भी किसी तरह का भय नहीं है और लगातार मामले बढ़ रहे हैं, इससे कैसे निपटेगा देश? देखिए, निश्चित तौर पर आज की स्थिति में ये स्थिति हो चुकी है, जिस प्रकार केंद्र सरकार ने अनलॉक कर दिया है, तो अब ये हो गया कि आप अपने भरोसे रहिए, केंद्र सरकार इस विषय में कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार एक प्रकार से हाथ खड़े कर दी है। तो आप और हमको अगर सुरक्षित रहना होगा तो स्वयं के आधार पर हमको। अरे सर, महाराष्ट्र में तो आपकी सरकार है। मैं तो पूरे देश की बात करता हूँ ना, जो कोरोना महामारी में पूरे केंद्र सरकार के नियम फॉलो हो रहे हैं सब जगह। मैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान या उत्तर प्रदेश, बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कोरोना महामारी संकट काल में जो नीतियां हैं आपदा प्रबंधन की, उसकी बात कर रहा हूँ। मैं
मैं छत्तीसगढ़, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार की बात नहीं कर रहा हूं। मैं अभी तक हम केंद्र सरकार के नीति नियम फॉलो कर रहे थे सभी राज्यों के द्वारा। तो वो आगे कैसे निपटेंगे? मामले तो लगातार बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर एक बहुत कठिन समय है, बहुत कठिन समय है, और इस कठिन दौर में मोदी सरकार की विफलताएं जनता के बीच में है। ठीक है धनंजय सिंह ठाकुर जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। ठीक है धनंजय सिंह ठाकुर जी, जो लॉकडाउन का डिसीजन शुरुआत में लिया गया था, क्या आपको लगता है कि वो कारगर साबित हुआ है? जो एक उद्देश्य था मोदी सरकार का कि इस महामारी को कंट्रोल करना है, वाकई इस महामारी को पर कंट्रोल काफी हद तक हुआ है, आपको लगता है? देखिए, जिस प्रकार से आज 1,85,000 के आसपास जो कोरोना महामारी पीड़ित देश भर में पाए गए हैं लॉकडाउन 4 के बाद, तो संख्या बढ़ते गई है। तो अब इसको सफल कैसे कहेंगे? मुझे तो ऐसा लगता है ये एक भयावह स्थिति है। जो लॉकडाउन के दौरान जो कोरोना टेस्टिंग होने चाहिए थे, जो लोगों को सुरक्षा की बातें होनी चाहिए थी, वो शायद केंद्र सरकार ने पूरा नहीं कर पाया है। और मुझे ऐसा लगता है कि लॉकडाउन की जो व्यवस्थाएं थी वो नाम की लॉकडाउन रही है। जो उसमें कोरोना महामारी संक्रमण से निपटने जो तैयारी होनी चाहिए, जो व्यवस्थाएं होनी थी, वो नहीं हो पाई थी। लेकिन धनंजय सिंह जी, लंबे समय तक कामकाज अगर बंद रहे, लोगों को यह कहा जाए कि आप घरों में रहें क्योंकि अभी खतरा है बाहर, तो ऐसा भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि आप ही सवाल उठाते हैं कि अर्थव्यवस्था बेपटरी हो चुकी है, लोग खाने को मोहताज हो चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि आप कहते हैं कि अभी भी जो डिसीजन लिया गया है उस पर सरकार को सोच समझकर फैसला लेना चाहिए था। अब आपको क्या लगता है, क्योंकि 4 तक हमने देखा, अब 5th में अनलॉक की बात सामने आ रही है, क्या यह सही डिसीजन है कि अगर आंकड़े बढ़ रहे हैं उसके बाद सरकार कहती है कि हम छूट देंगे अलग अलग फेजेस में, तो आपको सही लग रहा है यह डिसीजन सरकार का? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के इस निर्णय से लगता है कि वो कोरोना महामारी के लड़ाई में असफल सिद्ध हो चुकी है। और एक सवाल आपने बढ़िया उठाया है कि अगर लॉकडाउन बढ़ेंगे तो लोगों के पास खाने पीने रहने की समस्या है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने मांग की है कि न्याय योजना की तरह जो आर्थिक रूप से अक्षम जो लोग हैं उनके खातों में 7,500 महीना आने वाले 6 महीने तक जमा किया जाए। ठीक है। तत्काल मजदूरों को 10,000 रुपए दे दिया जाए। ये देने में केंद्र सरकार सक्षम है। अगर ये दे देते तो हम लॉकडाउन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक जा सकते हैं और कोरोना महामारी के संकट से हम लड़ सकते हैं। निश्चित तौर पर खाने पीने की समस्या जटिल उत्पन्न हो चुकी है। तो अगर ये योजना लागू होती तो इस समस्या से हम लड़ सकते थे जी। लेकिन हम देख रहे हैं जिस तरह से अब लॉकडाउन 5 या 4 में ही काफी कुछ छूट सरकार की तरफ से दे दी गई थी, जिस वजह से आंकड़ा भी बहुत तेजी से बढ़ा है। आपने कहा कि अकाउंट में उनके अगर पैसे डाल देते तो उस तरीके की नौबत नहीं आती। चलिए, पैसे तो बहुत दूर की बात है, 2 वक्त की रोटी भी मजदूरों को नसीब नहीं हो रही है। सर, सवाल यह है कि लॉकडाउन की डेट एक्सटेंड करना या फिर छूट देना, वो भी इस वक्त में जब यह आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो क्या इससे समझा जाए कि इस वायरस के साथ हमें जिंदगी जीनी है, या फिर अब सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि भैया जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहे, कामकाज नहीं रुकना चाहिए? निश्चित तौर पर केंद्र सरकार ने देश की जनता को सुरक्षा देने में असफल होने का एक प्रमाण दे दिया है। और आप और हमको ये तय करना पड़ेगा कि इस कोरोना महामारी के साथ हमको आगे जीवन बसर करना है और सुरक्षित रहना है। क्योंकि नहीं, धनंजय सिंह ठाकुर जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन का जो डिसीजन लिया गया वो बिना सोचे समझे और तुरंत ये आनन फानन में डिसीजन लिए गए हैं, लेकिन अगर आपको लगा कि यह डिसीजन सही नहीं था, लोगों के बिना पूछे बिना जाने उनकी प्रतिक्रिया, उनके सुझाव मांगे, या डिसीजन लिया गया, तो विपक्ष की तरफ से जो एकजुटता दिखानी चाहिए थी वो नजर नहीं आई है। आप भले ही आप ये बातें कर रहे हैं, अलग अलग प्रतिक्रिया सबकी आ रही है, फिर भी एकजुटता का कहीं ना कहीं अभाव है। पूरे देश में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने सबसे पहले केंद्र सरकार को आगाह किया कि कोरोना महामारी संकट जैसे विकराल और भयावह संकट देश में मंडरा रहा है, आपको उसकी तैयारी करनी चाहिए थी। लेकिन क्या हुआ? अरे सर, ये धनंजय जी ये बात ठीक है, लेकिन टीम इंडिया की तरह जिन राजनीतिक दलों को, दोनों राजनीतिक दलों को, तमाम राजनीतिक दलों को काम करना था आम आदमी के लिए, वो कहीं नजर नहीं आया। टीम इंडिया की तरह जो स्पिरिट, टीम इंडिया की एक स्पिरिट थी, टीम स्पिरिट, वो कहीं नजर नहीं आई राजनीतिक दलों में। लोगों को फायदा नहीं मिल पाया उतना, ये है बात। देखिए, टीम इंडिया की बात, हम जैसे मैंने पहले कहा कि कांग्रेस ने विपक्ष होने के नाते और एक भारतीय होने के नाते सरकार के हर कदम में साथ में खड़े हुए हम इस कोरोना महामारी संकट काल में। चाहे मैं छत्तीसगढ़ सरकार की बात कर लूं, राजस्थान सरकार की बात कर लूं, या पांडिचेरी सरकार की बात कर लूं, महाराष्ट्र सरकार की बात कर लूं, हर डिसीजन में हम साथ में खड़े थे। अपने संसाधन पे, अपने बलबूते पर, अपने राज्यों के अलावा दूसरे राज्यों के नागरिकों को मदद कर रहे थे। कांग्रेस की संगठन पूरी की पूरी सरकार के साथ खड़ी थी, इस महामारी संकट काल में आम जनता के साथ खड़ी थी। नहीं, लेकिन धनंजय सिंह ठाकुर जी, बीजेपी कहती है कि कांग्रेस ने तो बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया तमाम विपक्षी पार्टियों ने, जिस वजह से अब यह आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जो गाइडलाइन जारी की जा रही थी वो ना तो महाराष्ट्र में फॉलो की गई, ना पश्चिम बंगाल में, ना तमाम ऐसे राज्य जहां पर कांग्रेस की सरकार है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब इस विफलता का जो ठिकरा है वो कच्चे तल पर फोड़ेगा। सरकार में कौन है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र पर। असफलता किसके कारण हुई? भारतीय जनता पार्टी के नासमझी और हठधर्मिता कारण हुई है। तो कहीं न कहीं जो असफलता आज हुई है, जो मजदूरों की सड़कों पे मौत हुई है, रेल पटरियों पे जो मौत हुए, जो भूखे प्यासे मजदूर भटक रहे थे, तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो विफलताएं है सरकार की, तो निश्चित तौर पर एक ठिकरा विपक्ष पर ही फोड़ा जाएगा। नहीं, धनंजय सिंह ठाकुर जी, अगर इलेक्शन होता ना तो विपक्ष एकजुट नजर आता। जिस तरह से हमने पहले भी देखा है कि इलेक्शन के टाइम पर हल्ला बोल जैसी स्थिति हो जाती है तमाम विपक्षी पार्टियों की, लेकिन इस वक्त ये मुद्दा मजदूरों का था और बाहर कोरोना वायरस था। अपने घर में सिमटे रहे भैया, कहीं हमें वायरस ना हो जाए। इस वजह से शायद जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं उनमें एकजुटता नजर नहीं आई। अब मौका मिल गया कि बसों का अरेंजमेंट कर देते हैं, हम भी थोड़ी सी सुर्खियां बटोर लेते हैं। देखिए, आपको अगर ऐसा लगता है कि मजदूरों को घर पहुंचाना सुर्खियां बटोरना, नहीं, मुझे नहीं लगता सर, जो एकजुटता दिखनी चाहिए थी। नहीं, तमाम विपक्षी पार्टियों में जो जोश, जो जज्बा देखने को मिलता था इलेक्शन के टाइम पर, वो कहीं ना कहीं गायब रहा है। चंद्रशेखर जी, सवाल पूछिए। बात नहीं करता हूं, मैं कांग्रेस की बात करूंगा। मैं कांग्रेस ने हर स्तर पर मजदूरों को, किसानों को, महिलाओं को, छात्रों को मदद किया है, भूखों को मदद किया है, हर स्तर पर मदद किया है। अच्छा, वो दिख रहा है। मदद की है, सरकार ने मदद की है, तमाम लोगों ने मदद की है, और मदद जिस तरह हुई है वो सबको दिखी है। धनंजय जी, एक आपसे सवाल है, बहुत इसको बहुत इत्मीनान से और सोच के जवाब दीजिएगा कि एक जो लोकतांत्रिक जिम्मेदारी सरकारों की थी, एक जो राजनीतिक दलों की भूमिका थी, वो कहीं कमजोर नहीं आपको लगी इस लॉकडाउन में? कि लोगों को मदद इस तरह नहीं मिल पाई जिस तरह मिलनी चाहिए थी, जिस तरह के दावे थे, तमाम मजदूर सड़कों पे पैदल चलता रहा, हजार किलोमीटर की यात्राएं की, अपनी जान दे दी। आपका बिल्कुल सवाल बहुत जायज है। लॉकडाउन 1 से ही कांग्रेस संगठन, कांग्रेस जहाँ जहाँ राज्य सरकारें हैं, वो केंद्र सरकार से बार बार निवेदन कर रही थी कि जो मजदूर सड़कों में भटक रहे हैं उनको उनके घर पहुंचाने की अनुमति प्रदान कर दिया जाए, उनके लिए व्यवस्था कर दी जाए। और कांग्रेस संगठन और कांग्रेस की जहाँ राज्य सरकारें हैं वो अपने स्तर पर खाने पीने रहने का पर्याप्त प्रबंध कर रही थी। ये पूरा जग जाहिर हो चुका है, देश दे चुका है, देश की मीडिया दिखा चुकी है। तो कांग्रेस ने अपने लोकतांत्रिक धर्म का पालन किया है, पर केंद्र की जो सरकार है, जो मोदी जी की सरकार है, वो अपने धर्म निभाने में असफल हुई है। नहीं सर, धनंजय जी, लोकतांत्रिक धर्म का पालन करने में राजनीतिक दल विफल हुए हैं, ये आपको स्वीकार करना होगा। अगर नहीं हुए, दूसरे विपक्षी दल हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने लोकतांत्रिक धर्म और भारतीय होने का जो धर्म है उसका पूरा कैसा पालन किया है। अगर सफल हुए होते तो मजदूर इस तरह नहीं मरता जिस तरह उसके संग जो पीड़ा हुई। तो सवाल आपको केंद्र सरकार से करना चाहिए कि साधन। हमारा सवाल सभी राजनीतिक दलों से है, सभी जिम्मेदार लोगों से है। आप भी सरकार में रहे हैं, आप भी कई राज्यों में सरकार में है। धनंजय जी, आप इस जिम्मेदारी से पल्ला नहीं छोड़ा सकते। कांग्रेस ने अपना पूरा धर्म निभाया है और आपने धर्म निभाया है, लेकिन धनंजय जी, आप देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टी हैं, आप सत्ता में रहे हैं, राज्यों में सत्ता में हैं, तो आपको ये जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी कि लोकतांत्रिक धर्म का पालन अगर ठीक हुआ होता तो जो देश में हालात मजदूरों को देखने को मिले वो नहीं मिलते। आप एक राज्य बता दीजिए कांग्रेस शासन राज्य है, वहां मजदूर भटके हुए। राजस्थान की बात कर लो, आप छत्तीसगढ़ की बात कर लो, जहां पे मजदूर दूसरे राज्यों को भी मेहमान की तरह रखा गया था। दूसरे अपने राज्यों के मजदूर जो बाहर फंसे उनकी व्यवस्था की गई है। और बल्कि केंद्र, हमारे कांग्रेस की केंद्रीय इकाई ने तो हर राज्यों को बस मुहैया कराया। अभी उत्तर प्रदेश की हम बात कर लेते हैं, धनंजय जी, लोग जब पूछते हैं, लोग जब हमें पता चलता है, जब हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, उसका एक मंतव्य ये भी है कि आप एक बिना राजनीतिक दल के एक बात बताइए, एक भारतीय होने के नाते क्या जिस तरह की परेशानी देखने को मिली ये ठीक था देश में? देखिए, मैं तो एक भारतीय होने के नाते, एक राजनीतिक दल होने के नाते और एक प्रवक्ता होने के नाते और एक इंसान होने के नाते मैं कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से मजदूरों के हालात केंद्र सरकार के नाकामी कारण बना है, निश्चित तौर पर दुखद है, निश्चित तौर पर दुखद है। और एक राजनीतिक दल होने के नाते कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया इसको मैं स्वागत करता हूं। और एक प्रवक्ता होने के नाते मैं छत्तीसगढ़ सरकार और राजस्थान सरकार ने जो किया उसका काबिल तारीफ करता हूं, क्योंकि हम अपने राज्य के अलावा दूसरे राज्यों के। धनंजय सिंह ठाकुर जी, आप लाइन पे बने रहिए सर। हमारे साथ संजय श्रीवास्तव, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी इस वक्त फोन लाइन पर है। संजय जी, स्वागत है सर आपका एनबी न्यूज में। जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। जिस तरह से अब लॉकडाउन 5.0 की शुरुआत हो चुकी है, लॉकडाउन तो उसको नहीं कहेंगे, अनलॉक हो चुकी है सारी चीजें, क्या आपको लगता है कि अब जो वायरस है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, या फिर जो आप ये समझे हम कि इस वायरस के साथ जिंदगी को जीना है? देखिए, हम इसको लॉकडाउन 5 कहें या अनलॉक 1 कहें,
देश और दुनिया में अब लगभग 60-70 दिन हो गए हैं और कोरोना संक्रमण में विजय प्राप्त करने के साथ साथ अर्थव्यवस्था और सभी लोगों के काम शुरू करने धीरे करके अब छूट दी गई है। लॉकडाउन 5 के अंदर में भी बहुत सारी छूटें दी जा रही हैं चरण वाइज। तो मुझे लगता है कि हम सबका ये कर्तव्य है, राज्य सरकारों का भी ये कर्तव्य है और साथ साथ व्यक्तिगत रूप से भी लोगों का ये कर्तव्य है कि हम तमाम प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन तमाम प्रकार। तो शुरुआत से ही कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत बड़ा हथियार है इस महामारी को, तभी हम खत्म कर सकते हैं, क्योंकि अब तक कोई वैक्सीन, कोई दवाई तैयार नहीं हुई है, सिर्फ दावे किए जा रहे हैं, ट्रायल चल रहा है। लेकिन सर सवाल यह है कि जो डिसीजन लिए गए हैं मोदी सरकार की तरफ से, कांग्रेस कह रही है कि आनंद फानंद में डिसीजन लिया, लॉकडाउन किया तभी भी बिना सोचे समझे, अब अनलॉक कर दिया है, यह भी जल्दबाजी में डिसीजन लिया गया है। देखिए, शायद कांग्रेस सरकार खोने के साथ साथ मानसिक नियंत्रण भी खोती है। 60-70 दिन हो गए हैं। पहले माननीय मोदी जी लगातार मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं, अभी गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी बात किया है और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के सुझाव के आधार पर ही ये अनलॉक 1 कहें या लॉकडाउन 5 पे जो छूट दी गई है और साथ ही साथ राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है। पहले कांग्रेस की सरकारें अधिकार मांगती हैं, जब अधिकार मिलता है तो वो डरती है, पीछे हटती है, आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं और शायद सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट ने एक लताड़ लगाई है राज्य सरकारों को। अभी तक ये केंद्र सरकार पर आरोप लगाते रहे प्रवासी मजदूर ट्रेन की व्यवस्था, परसों सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया है श्रमिकों के लिए ट्रेन के पैसे सभी प्रकार के जो वहन करेगी वो राज्य सरकारें करेंगी। अब ले लेते हैं संजय जी, जवाब ले लेते हैं। धनंजय सिंह ठाकुर जी जवाब दीजिए सर। आंखें खुल जाएंगी। देखिए, मैंने पहले कहा कि लॉकडाउन 1 से मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने प्रधानमंत्री जी से जब कॉन्फ्रेंस में बात हुई तभी कहा कि हमको राज्य में मजदूरों जो फंसे हमारे उनको वापस लाने अनुमति प्रदान करें। नहीं दिया गया। हमने स्पेशल ट्रेन की मांग की, नहीं दिया गया। हमने जो स्पेशल ट्रेन मांगी अनुमति उसमें भी देने में आनाकानी की गई और जब स्पेशल ट्रेन चालू की गई तो मजदूरों से किराया वसूला गया। जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने मजदूरों खर्चे को वहन करने की बात कही, तब कहीं जाकर इस सरकार जो संवेदनशील सरकार केंद्र में बैठी हुई है, जो मजदूर विरोधी है, जो गरीब विरोधी है, तब कहीं जाकर 85% और 15% का रेशो किया। उसके बावजूद जब ट्रेन चालू होती है तो 40 ट्रेन जो है रास्ता भटक जाती है। जो मजदूरों को 2 दिन में घर पहुंचना चाहिए, घर पहुंचने में 9 दिन लग जाता है। भूख प्यास से ट्रेनों में मजदूरों की मौत हो जाती है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की गलतियों को भी लेकिन उस व्यवस्था का ठीकरा तो संजय श्रीवास्तव आप पर फोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सब इन्हीं का ही किया धरा था जो इस तरीके की स्थितियां सामने आई। केंद्र में जो बैठी सरकार है वो असफल सरकार है। अब वो पूरे 6 महीना इस सफलताओं के लिए विपक्षी दलों को तो दिखा रहा है। जवाब ले लेते हैं संजय श्रीवास्तव जी, जवाब दीजिए बहुत ही शॉर्टली। देखिए, छत्तीसगढ़ की एकमात्र ऐसी सरकार है जो पूरे देश के अंदर में सबसे फेल्योर सरकार है। अच्छा। यहाँ तक कि एक क्वारंटाइन सेंटर, मैं आपको बताना चाहूंगा, पंजाब में बैठे हैं, क्वारंटाइन सेंटर में आत्महत्याएं हो रही हैं। क्वारंटाइन सेंटर में लोगों को सांप काट रहा है। 10 लोगों की मौतें क्वारंटाइन सेंटर में हो गई है। ये तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर तक चीजों पा रहे के अंदर फेल्योर जो राजनीति केवल राजनीति करती है। मात्र 10 करोड़ रुपए इन्होंने अभी तक कोविड-19 में खर्च किए, 1 रुपए इनके खर्च करने की स्थिति नहीं है। तो कुल मिलाकर देश के अंदर में सबसे फेल्योर सरकार है तो छत्तीसगढ़ है। ये एकमात्र काम कर ले, ये क्वारंटाइन सेंटर को मेंटेन कर ले तो हम। सर जी, धनंजय सिंह ठाकुर जी आप दोनों लाइन पे बने रहिए। हमारे साथ राजनीतिक संपादक एएनबी न्यूज के चंद्रशेखर त्रिशूल भी बने हुए हैं। सर सवाल पूछिए आप। संजय श्रीवास्तव जी, आपने कांग्रेस पर आरोप लगाया, लगाते रहे आप, बीजेपी कांग्रेस आप पर लगाती रहेगी, लेकिन एक जो फायदा आप लोगों को पहुंचने की जो जिम्मेदारी आपकी है, सत्ता की है, वो फायदा कैसे पहुंचेगा इसका भी एक्शन प्लान नजर आना चाहिए। अब 20 लाख करोड़ की घोषणा हुई है लेकिन मजदूरों के लिए बड़ा पैकेज नहीं है। मनरेगा के दिन भी अगर दुगने कर दिए जाएं, 200 दिन कर दिए जाएं, राज्य सरकारों को लिए इसके लिए पाबंद कर दिया जाए कि मनरेगा में जो मजदूरों को रोजगार मिलना है वो ज्यादा हो जाए। मजदूरों को, जो मजदूर घर पहुंच चुका है उसको वहां रोटी का प्रबंध कैसे होगा, इसकी जिम्मेदारी तय हो जाए। ये कैसे होगा, ये जानना चाहते हैं आपसे बस। देखिए त्रिशूल जी, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए तमाम प्रकार के पैकेज सरकार ने दिया है और वो भी डीबीटी के माध्यम से सीधे पैसा उनके खातों में गया है। और शायद आपने परसों सुप्रीम कोर्ट का ये तमाम प्रकार के आरोप लगा रहे थे, हमने व्यवस्था करी भी केंद्र सरकार ने। अब पूरी जिम्मेदारी कोर्ट ने भी इंगित किया है कि राज्य सरकारों को करना है श्रमिकों का लाने से ले जाने से लेके मजदूरी तक का पैसा। देखिए संजीव जी, इनकी 3 ही 4 जगह सरकार है, बाकी सरकारें आपकी है राज्य में सब जगह। तो जो पाबंद किया है वो पाबंद किया है। आप उतना बोल्ड करके बोलेंगे वो आपके लिए ही बोल रहे हैं आप।
पाबंद किया है तो राज्य में सरकारें आपकी हैं। सुनिए सुनिए हाँ सुनिए, शायद आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। सरकारें किसी की भी हो, यदि कोर्ट ने कहा है उसकी अवमानना नहीं होनी चाहिए। ये तो दूसरी सरकार जो कांग्रेस की, पंजाब की, चाहे राजस्थान की, उस पर भी आरोप नहीं लगा रहा हूं। ये तो ऐसी सरकार है जो 1.5 साल हो गए हैं केवल पत्र लिखती है, केवल आरोप लगाती है, काम कुछ नहीं करती है। ये मुझे 50 करोड़ का कहाँ की कोविड पे 50 करोड़ का किया है। कहाँ की सरकार आरोप लगाती है, चिट्ठी लिखती है? ये केवल चिट्ठी लिखते हैं, केवल चिट्ठी लिखने का। कौन सी सरकार चिट्ठी लिखती है जी? कौन सी सरकार चिट्ठी लिखती है? ये छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार। 22 पत्र हो चुके हैं सर, लॉकडाउन में 22 पत्र, केवल केंद्र को कोसने का काम, इसके अलावा कोई काम नहीं। देखिए, आप सुनिए, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं आरोप नहीं लगा। संजीव जी विपक्ष में जब ऐसे ऐसे नेता, जब अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे तो विपक्ष के नेताओं को विदेश भेजा जाता था देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए। देखिए सत्ता पक्ष ने, देखिए संजीव जी, सत्ता पक्ष ने भी जो संवाद की परंपरा है उसको कहीं ना कहीं बाधित किया है। ठीक है, अब आप अगर वो पत्र, आप पत्र लिखें, समझिए, आप पत्र लिखें तो राष्ट्रीय पत्र है, वो पत्र लिखें तो मर्यादा का उल्लंघन है, ये भी ठीक नहीं है। संवाद को किसी भी तरीके से प्रतिबंधित करना, आरोपित करना, ये भी ठीक नहीं है। अगर वो पत्र लिख के अपना अधिकार मांग रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी, जवाबदेही बनती है कि उस पत्र का जवाब दें। आपने पत्र का जवाब दिया आरोप के अलावा। बंद करो ना त्रिशूल जी, मेरी बात को गंभीरता से सुनेंगे। आरोप गंभीरता से सवाल कर रहा हूं, सुन भी रहा हूं आपकी बात। विषय को समझने का प्रयास करेंगे। यदि पत्र का आशय केवल राजनीति करना हो, यदि ये 30,000 करोड़ रुपए का पैकेज मांगते हैं, 30,000 करोड़ समझिएगा थोड़ा सा ना, केंद्र के ऊपर तो तमाम प्रकार के पूरे देश को देखना है। छत्तीसगढ़ की सरकार जो छोटा राज्य है 30,000 करोड़ का पैकेज मांगते हैं। जब हमसे ये पूछते हैं कि इसकी कार्य योजना बताइए तो इनके पास में जवाब नहीं होता है। ये कहते हैं कि हमने ट्रेनें मांगी, हमने केवल सिंपल कहा कि कौन सी आपने 20-25 ट्रेनें मांगी, उस ट्रेनों का नाम दे दीजिए। 15 दिन तक ट्रेनों का नहीं आता है। ट्रेन आपको भी मालूम है, आप जानते हैं कि रेल मंत्रालय अनुमति देता है, दोनों राज्यों की सहमति से ट्रेनें प्रारंभ हुई थी शुरू में। ये दूसरे राज्यों से सहमति तक नहीं ले पाते हैं, अपनी सहमति नहीं देते हैं। संजीव जी देखिए, ये आरोप नहीं है। हाँ संजीव जी, अब एक सवाल, आपने एक अच्छी बात, त्रिशूल जी एक सेकंड, धनंजय सिंह ठाकुर से ले लेना चाहिए, कि वो उस वक्त अटल लाइन पर बने जी हुए हैं। को चलिए संजय श्रीवास्तव जी, अब जवाब भी ले लेते हैं। धनंजय जी हमारे साथ बने हुए हैं। धनंजय जी जवाब दीजिए सर, पत्रों को लेकर घमासान मचा हुआ है कि हेल्प मांगी जाती है तो उस पर राजनीति हो रही है। देखिए, असल मायने में जो भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेता हैं, ये छत्तीसगढ़ के हित के विरोधी हैं। अगर किसानों की हम हित की बात करें केंद्र सरकार के पास, ये भाजपा के सांसद विधायक उसका विरोध करते हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ के अधिकारों की बात करें तो ये भी विरोध करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता छत्तीसगढ़ के हित कभी चाहते नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, क्या केंद्र सरकार को राज्य की समस्याओं से पत्र लिखकर अवगत कराना या राज्य की जरूरतों के लिए पत्र लिखकर अवगत कराना गलत तरीका है? तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता दे कौन सा तरीके से सरकार से संवाद स्थापित किया जाए, ये बता दे उस विषय को। अगर ये अलोकतांत्रिक है, अगर ये गलत प्रक्रिया है, गलत मर्यादा है, नहीं, तो बता दे भाजपा के। ये तो धनंजय सिंह जी हमने कह दिया, ये सवाल तो, इसका जवाब तो हमने दे दिया। आपसे सवाल का जवाब ये मांग रहे हैं कि छत्तीसगढ़ को भी एक ऐसा कोई काम करना चाहिए, कोई ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, पैसा मांगने के बजाय कि हमने ये किया है। आप इसको पूरे देश, कोई रोल मॉडल पूरे देश में कहीं निकल के नहीं आया। एक रोल मॉडल आप समझिए, ग्रास धनंजय सुन लीजिए मेरी बात को। एक रोल मॉडल निकल के जो आना था, एक रोल मॉडल ऐसा कि हमने इस स्टेट ने ये काम किया है और इससे आम आदमी को जमीन तक सहायता पहुंची है, वो निकल के नहीं आया। बात होती रही, जवाब इसका मांग रहे हैं आपसे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से अभी 19 लाख किसान परिवारों के खाते में पैसा गया है, जिससे राज्य की आर्थिक गतिविधियां संचालित होना शुरू हो चुकी है, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यही एक रोल मॉडल है छत्तीसगढ़ का, जिसको हम देश में लागू करने की मांग कर रहे हैं, न्याय योजना, जिससे आम लोगों के खाते में जो आर्थिक अक्षय में 7,500 रुपए 6 महीने तक आया जाए, ताकि कोरोना महामारी की लड़ाई को हम जीतने में कामयाब हो जाए। तो कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ ने एक रोल मॉडल प्रस्तुत किया है। अब सुन लीजिए धनंजय, सुन लीजिए संजय श्रीवास्तव जी, जो न्याय योजना है और जो रोल मॉडल छत्तीसगढ़ ने प्रस्तुत किया है, उसे किस तरह देखते हैं आप? देखिए, 2-3-4 मैं उदाहरण आपको बता दूं, 2-3-4 उदाहरण मैं आपको शांति से बता देता हूं, आपको भी ध्यान आएगा। ये राजीव गांधी किसान योजना जिसकी बात कर रहे हैं ना,
ये 2500 रुपए क्विंटल में धान खरीदने वाले थे नवंबर में, ये नहीं दे पाए, उसका पैसा अभी दिए हैं, वो भी 685 रुपए प्रति क्विंटल होना था, उसका 1/4 दिए हैं। ये कोई कोविड के लिए नहीं दे रहे हैं, ये उनका पुराना पैसा बकाया है, उसका एक किश्त दे रहे हैं, उसको 4 किश्त में देने की बात हुई है, मात्र 685 रुपए का, अर्थात 100, 150, 200 रुपए प्रति क्विंटल। पहली ये किस तरह से लोगों को भ्रमित करते हैं, पहली चीज। दूसरा विषय ये है कि कार्य योजना, हम ये नहीं कह रहे कि पत्र मत लिखिए, पत्र आप डेली लिखिए, दिन में 2 बार लिखिए, आप कार्य योजना तो बताइए। 30,000 करोड़ क्या, आखिर 30,000 करोड़ क्या, इनको चाहिए पैसा इनके खाते में। जब से मोदी जी की सरकार आई, डीबीटी गई है, इनको चाहिए पैसा हाथ में, हम डायरेक्ट दे रहे हैं डीबीटी, ताकि सीधा लाभ उनको मिले। खुद राजीव गांधी जी कहते थे ना कि 1 रुपये 85 पैसे नहीं पहुंचता, 15 पैसे पहुंचता है। तो ये चाहते हैं कि वैसे ही 15 पैसे पहुंचे, और ये कह रहे हैं कि हमको चिंता नहीं छत्तीसगढ़ की। 50 ठीक है संजय जी, धनंजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके सवालों का जवाब वो दे रहे हैं। इसके अंदर में ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इनसे पूछ लीजिएगा, मोदी जी की किसान सम्मान योजना की राशि क्या डॉक्टर रमन सिंह के खाते में आई, वो भी किसान है? क्या नेता प्रतिभा धर्मलाल कौशिक जी के खाते में आई, वो भी किसान है? क्योंकि 20 लाख करोड़ के पैकेज में किसान सम्मान निधि को भी जोड़ के देख रहे हैं लोग। क्या रमन सिंह और धर्मलाल कौशिक जिनके खाते में राजीव गांधी किसान योजना की पहली किस्त आई हुई है, क्या इस प्रकार किसान योजना के पैसा आई है, क्या नहीं आई है? क्योंकि 20 लाख आप करोड़ उनका जवाब सुन लीजिए, क्या कह रहे हैं वो, जवाब सुन लीजिए। 20 लाख करोड़ का जो जुमला पैकेज है, ना तो भाजपा के प्रवक्ता को समझ में आ रहा है, ना देश की जनता को समझ में आ रहा है, ना किसानों को समझ में आ रहा है। जवाब सुन लीजिए उनका, जवाब सुन लीजिए। भानुमति का पिटारा जोड़ा, ये 20 लाख करोड़ का पैकेज है जो देश की जनता को पे उठा रहा है। धनंजय जी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। आप समृद्ध देश देखता है इन सब चीजों को, आप राजनीतिक गंभीरता थोड़ी बनी रहनी चाहिए। सुन लीजिए उन क्या कह रहे हैं, संजय जी बताइए। देखिए कि जो धान एक व्यक्ति बेचता है, चाहे वो राजनेता हो चाहे उद्योगपति, यदि वो किसान है, अपना यदि वो धान बेचता है, उसकी राशि आप दे रहे हैं, एहसान नहीं कर रहे हैं। ये डॉक्टर रमन सिंह और धर्मलाल कौशिक का नाम लेकर कह रहे हैं कि उनके खाते में पैसा नहीं गया। क्या 15 साल तक आपके भूपेश बघेल के खाते में पैसा नहीं गया था बीजेपी की सरकार के समय? ये किस तरह की राजनीति है? ये किस नहीं आया बोनस का पैसा? आपने 2 साल का बोनस दिया ही नहीं। नहीं, ये रमन सिंह की सरकार रही, 2 साल का आपने बोनस दिया ही नहीं। आपने रमन सिंह के सरकार का 2 साल का बोनस दिया नहीं, धान का 21 रुपए देने का वादा। अरे धनंजय जी सुन लीजिए, आप दोनों, आप सुन लीजिए, धनंजय जी और संजय जी आप सुन लीजिए। स्वामीनाथन आयोग पर जिस तरह चले हैं ना आप, कदम कदम करके, पूरे देश को पता है। ठीक है, अभी कुछ हुआ है सही, सुन लीजिए आराम से, हम सब जानते हैं, सुन लीजिए एक दूसरे को। संजय जी बताइए क्या कह रहे हैं आप, फिर धनंजय जी बता देंगे। हाँ देखिए मेरा स्पष्ट रूप से संजय जी एक बात भी मेंशन कर लीजिए। स्वामीनाथन आयोग पे जिस तरह की सिफारिश लागू हुई है और जिस तरह कदम कदम करके सड़क के सरकार चली है, ये भी पूरे देश को पता है। तो आप भी वो बात बताइए जो धरातल पे हो, बताइए। बिल्कुल। देखिए स्वामीनाथन आयोग का स्पष्ट रूप से ये मानना है कि किसानों को आय से दुगनी राशि मिलना चाहिए, लागत से दुगनी राशि मिलनी चाहिए। और उस दिशा में हमने काम किया है, छत्तीसगढ़ की सरकार ने भी किया है। छत्तीसगढ़ की सरकार में, अरे संजय जी, कांग्रेस जब थी यहाँ पे, जोगी जी की सरकार थी। संजय जी छत्तीसगढ़ पे सेंट्रलाइज मत कीजिए। संजय जी मैं एक बात आपसे कह रहा हूँ, सेंट्रलाइज मत कीजिए छत्तीसगढ़ पे। हम देश की बात कर रहे हैं, देश की बात बताइए। जो फायदा मिलना है वो कितना मिला है और किस तरह की भूमिका आप रहेगी, ये बताइए आप। तो देखिए स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है ये हमारे समय की नहीं है, ये कांग्रेस के समय की पहली चीज। दूसरा विषय उसको कांग्रेस ने लागू नहीं कर पाया, लेकिन मोदी जी की सरकार लगातार इस पे काम कर रही। हम कोई पैकेज देकर किसानों को उपकृत नहीं करना चाहते। किसानों को हर वर्ष पैसे चाहिए, उनको समृद्धि देना पड़ेगा, उनको संसाधन देना पड़ेगा। इस पर हमारी सरकार काम कर रही है कि उनके ऋण पर ब्याज किस तरीके से खत्म हो, उनकी आय किस तरीके से, उनकी लागत की आय किस तरीके से 1.5 गुना 2 गुना हो, किस तरीके से उनको राशि हम प्रदान करें, इस पर काम चल रहा है। और समय समय पर मोदी जी की सरकार इसको कर रही है। किसान सम्मान निधि किसी चीज का अंश नहीं है। जितनी कहने में अच्छी लगती है, धरातल पर एक्चुअल में ये नजर नहीं आता। किसानों का आप जिक्र कर रहे हैं, जरा किसानों को दिल उनका पूछिए जाकर कि किस तरह से परेशानी का सामना उनको करना पड़ रहा है। अभी तो मौसम की मार थी और लॉकडाउन की वजह से वो परेशान थे, लेकिन अब टिड्डियों ने भी उनको परेशान करना शुरू कर दिया है। थोड़ा उनके पास जाकर उनके दर्द को समझने की आप कोशिश करेंगे, तब मुझे लगता है शायद बेहतर जानकारी आपको मिल पाएगी। बड़ी बड़ी बातें बहुत होती है किसानों को लेकर। संजय जी किसानों के किसानों के मामले को लेकर या मजदूरों के मामले को लेकर आज जब लॉकडाउन के समय ये स्थिति है, देखिए मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं है,
हम 5-6 साल की सरकार में, यदि मैं कहना चाहता हूं तो 50-60 साल से, शायद किसानों के लिए 50 सालों में बेहतर तरीके से काम हो सकता हो, तो ये सवाल आज प्रासंगिक नहीं होता 70 सालों के बाद में। हमारा आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, ये कहीं ना कहीं काम करने की स्थिति थी। या 70-72 वर्षों के बाद भी किसानों के आय के लिए यहाँ पर चिंता हो रही है। इसके लिए दोषी कौन है? जो 50 साल तक राज किए वो दोषी नहीं है क्या? इनको हम भूल जाएंगे क्या? तो मुझे लगता है जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं हम तो संजय जी हम तो लोकतांत्रिक जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। मजदूर परेशान हुआ, राजनीतिक दल हो आप सत्ता पक्ष में बैठे हो, सत्ता पक्ष को विनम्र होना चाहिए। राजनीतिक दलों की बात कर रहे हैं, जिस जिम्मेदारी का निर्वहन होना था वो कहीं कमजोर रहा, स्वीकार कीजिए, इंसान बन के स्वीकार कीजिए, राजनीति होती रहेगी। देखिए, निश्चित रूप से लोकतांत्रिक जिम्मेदारी हमारी है, हमारी सरकार की है, और उस दिशा में बहुत ईमानदारी के साथ में काम कर रहे हैं। ये अलग बात है कि कांग्रेस को ये पछता नहीं है, कांग्रेस अपना विरोध करे कहीं आपत्ति नहीं है, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार को फेडरल सिस्टम के अंतर्गत आपस में सहयोग करके काम करना पड़ेगा। आप यदि ये कहोगे कि पुरानी राशि को हम आज किस्त देकर हम हेल्प कर रहे हैं, तो मुद्दे से भटक रहे हैं। अब जिस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे थे उस पर आ जाते हैं। सर, लॉकडाउन 5 की जो शुरुआत हुई है, अनलॉक सब कुछ अब करने की बात सामने आ रही है, लेकिन आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, 2 लाख तक संख्या पहुंचने वाली है। कैसे सब कुछ बैलेंस होकर चलेगा? आप कहते हैं एक तरफ कामकाज के लिए घर से बाहर निकले, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह की गाइडलाइन जारी होती है, कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है उसको। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने, आपकी चिंता स्वाभाविक है, आपकी चिंता स्वाभाविक है, सभी लोगों की चिंता है। वास्तव जी, कब तक इस पर चिंता हम जताते रहेंगे? धरातल पर तो कुछ होना चाहिए ताकि आगे स्थिति बदलती भी नजर आए। अब घर से अगर कोई बच्चा अब स्कूल में भी जाएगा तो वो कैसे विश्वास कर ले कि उसका पेरेंट्स कैसे विश्वास कर ले कि बच्चा हमारा सुरक्षित है, जब अभी तक इतनी तरीके की लापरवाही सामने आ रही है? देखिए, लॉकडाउन 5 में केंद्र ने कोई आदेश नहीं दिया है, शायद आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे। राज्यों को ये अधिकार दिया गया है, क्योंकि राज्यों की लगातार ये डिमांड्स रही है। आज राज्य भी केंद्र सरकार की गाइडलाइन से हटकर दुकानों को खोल रहे हैं, अन्य खोल रहे हैं। अरे संजय जी, ये बात एक रिक्शे वाले को और एक मजदूर को और बेचारे अनपढ़ आदमी को समझ में नहीं आती, क्या केंद्र के पास है और क्या राज्य के पास है। वो पूरा संविधान नहीं पढ़ेगा, पूरा वो भी राजनीति शास्त्र की पढ़ाई नहीं करेगा। उसको एक छोटी सी बात ये पता है, मुझे रोटी कैसे मिलेगी उसका बता दीजिए, उसको रोटी कैसे मिलेगी? जिला प्रशासन के माध्यम से स्थानीय प्रशासन को तो देखना पड़ेगा, इंप्लीमेंट तो स्थानीय प्रशासन को करना। आसान तरीका है पल्ला झाड़ने का कि भैया हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, अब वो संभालेंगे, उनसे पूछिए। अगर अच्छा काम हुआ तो वाहवाही की तारीफ हम बटोरेंगे, बुरा काम हुआ तो दूसरे के पल्ले में ये सबको सरका दिया जाता है। हो यही रहा है। अब संख्या बड़ी तमाम राज्यों में तो कह दिया गया कि सहयोग नहीं किया, जहां पर अच्छा काम हुआ वहां पर अपनी वाहवाही लूट ली। यही हो रहा है चंद्रशेखर जी। देखिए, बिल्कुल एक ऐसा लगता है कि अब एक आप सचिन जब देखेंगे, रिक्शे वाले को बेचारे को क्या पता कि राज्य सरकार क्या कर रही है, केंद्र सरकार क्या कर रही है, क्या वो गाइडलाइन, तो रिक्शे वाले की बात तो बहुत दूर की बात है, आप मजदूरों क्या वो से पूछ 60 पेज की गाइडलाइन पढ़ के 60 पेज की गाइडलाइन पढ़ के अंडरलाइन करेगा उसको? क्या वो अर्थशास्त्री है? वो गाइडलाइन अंडरलाइन करेगा मेरे लिए क्या प्रावधान है, मेरे लिए किन नियमों में छूट की गई है? क्या वो जिला कलेक्टर से बात करने जाएगा? उस तक राहत कैसे पहुंचे, ये जिम्मेदारी की बात हो रही है, और वो जिम्मेदारी अगर पूरी नहीं होती है तो ये लोकतांत्रिक कमजोरी समय का अभाव है। फाइनल कमेंट ले लेता हूं धनंजय सिंह ठाकुर जी, फाइनल कमेंट सर आपसे, बहुत ही शॉर्टली, समय का अभाव है, सिर्फ 2 लाइनों में। देखिए, कोरोना महामारी संकट काल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने अपने संसाधन, अपने बलबूते पर और अपने राज्य की जनता के, एनजीओ के, गुरुद्वारा से, सभी लोगों के सहयोग से जो कोरोना महामारी को नियंत्रित करने में, सहयोग करने में जो हम सफलता प्राप्त की है, आगे भी हम इसी प्रकार से कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, सभी वर्गों का ख्याल रखेंगे, किसी कोई भूखा यहाँ पे नहीं सोएगा। ठीक है संजय जी, फाइनल कमेंट सर आपसे, बहुत ही शॉर्टली, समय का अभाव है। नहीं, बिल्कुल सर, देश के अंदर में कोरोना संक्रमण से विजय पाना है, देश हित में काम होना चाहिए। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने मेरे ख्याल से 20 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं किया कोविड के लिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है। और जिस तरीके से यहाँ पर आप कह रहे हैं कि स्वयंसेवी संस्थाओं और एनजीओ की बात कर रहे हैं, यहाँ मैं आपको जानकारी दे दूं आपके लिए कि स्वयंसेवी संस्थाओं को भी लोगों की मदद करने से रोका गया है, नहीं प्रशासन के पास में जमा करके सामान। चलिए ठीक है संजय सिंह जी। चंद्रशेखर जी, फाइनल कमेंट सर आपसे, बहुत ही शॉर्टली। मेरा कमेंट जो है ये इन्हीं पंक्तियों में है कि मुझे वरदान तो ये है नदी के पास से गुजरूं, मगर ये शर्त भी है एक लंबी प्यास से गुजरूं। किसी ने मुझसे चाहा है कि मैं बनकर रहूं कागज, मगर मैं वक्त के जलते हुए इतिहास से गुजरूं, और ये इतिहास से जो मजदूर गुजर रहा है ये हमेशा याद रखा जाएगा। लोकतंत्र इसका जवाब देगा। सचिन,
बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। बहुत गंभीर ये मुद्दा था क्योंकि लॉकडाउन 5 की जो अब बात सामने आ रही है, इसमें सब कुछ अनलॉक अगर होगा तो इस महामारी से कैसे निजात हमें पानी है, इसको लेकर भी जो एक मैप है वो बहुत धरातल पर मजबूत स्तर पर उतरना चाहिए। हम देख रहे हैं कि तमाम गाइडलाइन जारी होती है लेकिन खुलकर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ऐसे में अगर ये उम्मीद आप रख रहे हैं कि सिनेमा हॉल खुलेंगे, मॉल खुलेंगे और स्कूल खुलेंगे, बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाएंगे, तमाम बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, धरातल पर भी अगर ये सब कुछ नजर आए तो शायद स्थितियां बेहतर हो सकती है, लेकिन हवाई ये प्लान बनाने से और दावे करने से धरातल की तस्वीरें नहीं बदलने वाली। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।